हेलो दोस्तों। इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जूल में मापी गई कार्य की मात्रा जो विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश की एक इकाई स्थानांतरण द्वारा पूरी की जाती हैं कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी विद्युत विभवांतर। क्या होगा? विद्युत विभवांतर। तो देखिए कि जूल में मापी गई कार्य की मात्रा जो विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश की एक इकाई के स्थानांतरण द्वारा पूरी की जाती है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। और अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत कार्य। ठीक है, विद्युत कार्य और पाई आवेश। ठीक है, विद्युत कार्य और बटे में क्या होता है? आवेश होता है। और विद्युत का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट कहता है कि SAN का स्थान क्या है। तो देखिए SAN का स्थान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन, यानी इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए SAN या सिनोट्रियल जो नोड है ये दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें प्रति मिनट 70 से 75 एक्शन जो है प्रोटेशियल उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्लाज्मिक जो रेटिकुलम में प्रचुर मात्रा में जो बड़ी संख्या होती हैं, ये जो है रेटिकुलम में बड़ी संख्या में कैल्शियम आयन होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम आयन होते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशी कोशिका या मांसपेशी फाइबर के सार्कोप्लाज्म में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्स डिस्टलिस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी पूर्वकाल पिट्यूटरी। क्या होगा? पूर्वकाल पिट्यूटरी। तो पार्स डिस्टलिस को जो है पूर्वकाल पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की सफेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में उपस्थित रहती हैं और जिसको सेल टर्सिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पार्स डस्टलिस या अग्रभाग जो है ये क्या है, तो ये सूक्ष्म आधार के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के 6 भागों में से एक भाग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है कि आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कोराइड। आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक 3 परतों से घिरा होता है। सबसे बाहरी जो है ये श्वेत पटल होता है, मध्य कोराइड, और सबसे भीतरी जो है रेटिना होता है। कोराइड आँखों को पोषण प्रदान करने के लिए जो है रक्तवाहिकाओं से भरपूर होता है और नीले रंग का होता है। एक मानव आँख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। रेटिना और तंत्रिका का जो जंक्शन होता है, जहाँ कोई संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी उत्तक और रिंग जैसी संरचना को आइरिस कहा जाता है। श्वेत पटल के सामने के पारदर्शी भाग के कॉर्निया कहा जाता है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता निम्नलिखित में से कौन से वर्ग जो है अपनी समानता के बढ़ते क्रम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी किंगडम, जीनस और विशिष्ट विशेषण। ठीक है, तो 116 का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए पहले होगा किंगडम, फिर होगा फाइलम वर्ग, फिर ऑर्डर, फिर परिवार, फिर जीनस और फिर क्या होता है प्रजातियां। तो इसमें होगा किंगडम, जीनस और विशिष्ट विशेषण। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए ऑर्थोपोडा जंतु का जो है ये सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 117। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संरचना को पहचाने। ठीक है, संरचना को पहचाने। तो देखिए ये जो संरचना है, ये जो इस 117 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चित्र में जो दिखाई गई संरचना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक है, इसकी जो झिल्ली है जो फॉस्फोरस वाइल लेयर है और नाभि की झिल्ली के साथ ये निरंतर बनी रहती है। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन। तो ठीक है, पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने की जो विधि है ये कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। वर्गीकरण की इस पद्धति में पौधों की जो रूपात्मक विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अरस्तु ने पौधों को सरल रूपात्मक लक्षणों के आधार पर जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़ों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, और देखिए कि बेधम और हुकर वर्गीकरण प्रणाली फूल वाले पौधों के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली भी उनसे पौधों की जो क्रिस्टोगैस यानी गैर फूल वाले पौधे और फेनरोगैम्स यानी फूल वाले पौधे में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 है कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक विकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो मस्कुलर जो है डिस्ट्रॉफी मांसपेशी प्रणाली का एक आनुवंशिकी क्या है, विकार है। ठीक है, और इसमें जो है इससे कंकाल की मांसपेशियां का प्रगतिशील जो है अधपतन होता है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। इसमें रोगियों का जीवन काल अक्सर छोटा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखिए नेक्स्ट है कि कर्णपट झिल्ली को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी ईयर ड्रम। ठीक है, तो कर्णपट झिल्ली को ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह बाहरी कान का एक हिस्सा है और बाहरी श्रवण मार्ग या श्रवण नहर के अंत में स्थित है। यह संयोजी ऊतक और त्वचा से बना होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है कि प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषक चरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये सी ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी एटीपी और एनएडीएच का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के जैव जो संश्लेषण चरण में एटीपी और एनएडीएच का उपयोग किया जाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश जो है ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, और प्रकाश की जो ऊर्जा का इस्तेमाल जो है करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 122। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि नीचे दिया गया ग्राफ जो है किसकी गति को दर्शाता है और यह जो है किस प्रकार की गति है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 122 का ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी गेंद को वेग यू के साथ ऊपर फेंका गया है। ठीक है, ऊपर फेंका गया है और अवधि जो गति है
टी इजक्वल टू यू बाई जी, यानी इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी टी बराबर जो है 0 पर विकल्प क्या होगा, तो शून्य होगा। इस प्रकार गेंद की जो गति है ये ज़मीन से शुरू होती है, और जब गेंद को जो समीकरण v बराबर u माइनस ए टी का उपयोग करके जो है वेग u के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमें v बराबर क्या प्राप्त होता है, 0। ठीक है, अब t बराबर क्या होगा, तो u बाई जी। ठीक है, स्मॉल जी जो ग्राफ का क्या है, सबसे ऊपरी बिंदु है। ठीक है, सबसे ऊपरी बिंदु हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से किस चर का SHM में चरम स्थिति जो है पर शून्य मान है। 123 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी वेग। ठीक है, तो SHM में वेग जो है का चरम स्थिति में शून्य मान है। ठीक है, क्या है मान, तो देखिए SHM में चरम स्थिति में वस्तु तत्काल विश्राम की स्थिति में आ जाता है बल, और इसलिए तुरंत जो है ये बल समीकरण के अनुसार इस बिंदु पर अधिकतम जो है F इजिकल टू माइनस के एक्स जो है फॉलो करता है। आप देखिए सरल आवर्त गति SHM में प्रत्यायन बल के कण के जो माध्य है ये स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 124 कहता दिए गए आरेख में एक ग्राफ आदर्श गैस का है और दूसरा जो है वास्तविक गैस का है, तो सही विकल्प जो है कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ये होगा बी ऑप्शन होगा, यानी 1 आदर्श गैस और टू जो है वास्तविक गैस। तो देखिए वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस के विपरीत अणुओं द्वारा दिए गए आयतन पर विचार जो है कराती है, जिसके कारण जो है माध्य मुक्त पथ कम हो जाती हैं, जिससे टकराव जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और इसलिए दबाव जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अब देखिए जिसका दाब जो है अधिक होगा वह वास्तविक गैसों का होगा, और इसलिए 2 वास्तविक गैस है और एक क्या है, आदर्श गैस है। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पी बराबर NRT। ठीक है, क्या होता है, पी बराबर NRT होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और वास्तविक गैस का जो समीकरण होता है ये होता है, क्या होता है, तो P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इनटू होता है V माइनस एन बी बराबर NRT बराबर क्या होता है, NRT होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से जो है किसके लिए ग्राफ दूरी r के साथ गुरुत्वाकर्षण बल F की जो भिन्नता को दर्शाती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ठोस गोला। तो देखिए दूरी r और गुरुत्वाकर्षण बल F के विभिन्न ग्राफ ठोस गोला में जो है गोला से संबंधित हैं। ठीक है, ठोस गोला से संबंधित हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि एक गेंद जो है एक नियत वेग से घूम रही है, कुछ देर बाद वह एक दीवार से टकरा जाता है। समवेग को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा जो है संरक्षित रहता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी ऊर्जा संरक्षित रहता है। टकराव के दौरान नियत वेग से गेंद के घूमने पर समवेग के अलावा ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। जब गेंद किसी दीवार से टकराती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दीवार पर स्थानांतरित हो जाती है और गेंद रुक जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा जो है संरक्षित होती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है, क्वेश्चन नंबर 127 है कि द्रव C का जो अपेक्षित घनत्व है ये 10 है, और जबकि D का अपेक्षित घनत्व 15 है। यदि द्रव C की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दोनों जो ट्यूबों में तरल D की ऊंचाई में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए 127 का जो ये होगा, देखिए तो P1 बराबर यहाँ बिंदु 1 और 2 पर लेते हैं। P1 बराबर क्या होता है, P2। ठीक है, P1 बराबर क्या है, P2 पास्कल के नियम से। ठीक है, दाब क्या है, तो नियत है। ठीक है, तो PgH1 बराबर क्या होगा, PgH2। ठीक है, H2 तो यहाँ होगा 10 के पावर 10 का क्यूब इंटू 10। ठीक है,
10 का क्यूब इंटू 10, देखिए इंटू 10 इंटू क्या होगा 10 इंटू 7, ठीक है, ऊंचाई है 7, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा तो 15 इंटू 10 इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको क्रॉस जो है कटकुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो एक्स का जो मान आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 7 बाय 15, ठीक है। 10 इंटू 7 ये जो कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो 10 इंटू 7 यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है, 10 इंटू 7 अब आई क्या होगा 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.67 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.67 सेंटीमीटर। इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 128। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि एक कैलोरी की परिभाषा क्या है। एक कैलोरी की परिभाषा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई और इसे 760 mMHg पर जो है 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी होती है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है। अब 129 है, क्वेश्चन नंबर 129 है कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग कैसे उत्पन्न होती है। तो 129 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी इंजन में सहज दहन के कारण। तो पेट्रोल इंजन में नॉकिंग कैसे उत्पन्न होती है, इंजन में सहज दहन के कारण, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 130 जो है, अर्धपार्ग में झिल्ली चयनात्मक झिल्ली है जो घुले हुए खाली स्थान कणों को गुजरने की अनुमति नहीं देती है। तो 130 का राइट आंसर होगा बी, यानी विले, क्या होगा, विले होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है कि हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी बारीक विभाजित जो है मूली जो है ब्डेनम। तो हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है बारीक विभाजित जो है मूली ब्डेनम है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हेबर विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है ये 1:3 में रहता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। ये क्वेश्चन नंबर 132 है कि उस तरंग की आवृत्ति है जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या है 10 nm है। तो देखिए तो यहाँ पे जो है लेमडा बराबर जो है तरंग दैर्ध्य कितना है 0.1 इंटू 10 के पावर कितना होगा 9, इसको एम में बदलेंगे मीटर में, ठीक है। तो बेग जो है सी बराबर क्या होता है एन लेमडा, ठीक है। बेग जो है सी बराबर क्या होता है एन लेमडा, यानी आवृत्ति एन, तो आवृत्ति एन बराबर क्या होगा सी बाई लेमडा, ठीक है, क्या होगा सी बाई लेमडा। तो सी का मान कितना है, तो सी है 3 × 10⁸, ठीक है। सी कितना है 3 × 10⁸ और नीचे में यानी 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल, और नीचे में क्या होगा 0.1 × 10⁹ 9, ठीक है, 0.1 × 10⁹ 9, ठीक है। इसको कटकुट करेंगे तो कितना आएगा 3 हर्ट्ज, क्या आएगा 3 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन, क्या होगा राइट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि आवृत्ति एन बराबर होता है सी बाई लेमडा, ठीक है। आवृत्ति एन बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा। तो सी यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है। और नीचे में इस 10 को जो है बदल लेंगे मीटर में, एनएम को मीटर में, तो क्या होगा 0.1 × 10⁹ मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा कितना 3 हर्ट्ज। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए 133 का राइट आंसर होगा सी, यानी सोडा चूना। तो कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ सोडा चूना के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। अब देखिए जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, जिप्सम इसका क्या होता है,
तो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। और भारी जल, तो भारी जल का क्या होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ठीक है, उसके बाद देखिए शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ का होता है CO2। ठीक है, और मार्स गैस यानी मीथेन, तो मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। ठीक है, यानी मीथेन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है, तो ये है पारा। ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पारा और कैल्शियम जो है ये गैस नहीं है। ठीक है, गैस नहीं है। पारा जो है एक द्रव धातु है, पारा क्या है, एक द्रव धातु है, और कैल्शियम ठोस धातु है। ठीक है, देखिए कुल 11 तत्व गैसें हैं जो कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। ये है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ठीक है, अब धातु के जो अमलगम के निर्माण में जो है पारे का उपयोग किया जाता है। सिंदूर के निर्माण में पारे का उपयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में पारे का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में भी पारे का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है, क्वेश्चन नंबर 135 है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, नीचे गए तो देखिए यहाँ पे P1 का आयतन जो है P2 से क्या है, कम है। P1 का आयतन जो है P2 से क्या है, कम है। अर्थात क्या होगा, तो P1 जो है P2 से क्या होगा, बड़ा होगा। P1 जो है P2 से क्या होगा, P2 से बड़ा होगा। ठीक है, चूंकि P1 का आयतन P2 से कम है। ठीक है, P1 का जो आयतन है P2 से क्या है, कम है। ठीक है, आयतन कम है, इसीलिए P1 जो है P2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यानी P1 P2 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि P1 का जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये P2 से क्या है, कम है। P2 से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए बॉयल का नियम जो है, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस द्वारा डाला गया दबाव उसके द्वारा घेरे गए आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी P समानुपाती 1/V होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है कि बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि निम्न में कौन सा है। तो 136 का है सी ऑप्शन, यानी नियंत्रित जो है भस्मीकरण। ठीक है, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। भारी मात्रा में औद्योगिक जहरीले कचरे को आमतौर पर नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है। ताप अपघटन विधि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अथवा कम मात्रा में पदार्थों को जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। कहता है कि नैनो मटेरियल वे सामग्रियां हैं जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है। ठीक है, तो 137 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी 100 nm। अब देखिए कि जिस सामग्री का कम से कम एक आयाम जो है 100 nm यानी 100 nm से कम हो, उसे नैनो मटेरियल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 138। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो 138 का सी ऑप्शन, यानी क्रांतिक तापमान से नीचे। तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ का क्रांतिक जो तापमान से नीचे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, तो क्रांतिक तापमान से नीचे एक अनुचुंबकीय पदार्थ जो है कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, तो क्रांतिक तापमान से, ठीक है, ये अगर नीचे हो। अब देखिए कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप आता है
जब उसका लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। इस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है कि मुख्य अक्ष दो अपवर्तकों सतहों को कहाँ काटता है? ठीक है, तो 139 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर। ठीक है, अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर। तो मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को जो सो अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर काटता है। ठीक है, जैसे देखिए ये है सी, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है सी। ठीक है, और ये जो है तो ये जो है कहाँ काटता है? तो ये जो मुख्य अक्ष जो है दो अपवर्तक सतहों को अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर काटता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 140। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 140 है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि जब हम अपने दोनों हाथों को हैंड लवार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम जो है देखिए हैंडल बार पर रखकर जो है एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं? तो 140 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी बल युग्म। तो जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं? बल युग्म। ठीक है, बल युग्म जो है आरोपित करते हैं। ठीक है, बल युग्म आरोपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा? तो देखिए नया संवेग क्या होगा? तो इसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके प्रारंभिक मान से क्या होता है? 2 गुना, चूंकि पी संवेग पी बराबर होता है √2m के। ठीक है, √2m के, यानी पी समानुपाती √k। ठीक है, यानी P1/P2 क्या हो जाएगा? P1/P2 √K1/K2 √K1/ क्या होगा? K2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा P1/P2 बराबर √K1/4K1। ठीक है, 4K1 K1 कट जाएगा तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2P1। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए 142 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। तो किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका अर्थ है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। 143। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 143 है। क्वेश्चन नंबर 143 कि आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो देखिए 143 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इसका 143 का बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144। 144 संपूर्ण कोशिका चक्र का कितना समय इंटरफेज द्वारा व्यतीत होता है? तो 144 का बी ऑप्शन, यानी 95%। ठीक है, 95। संपूर्ण कोशिका चक्र का 95% समय इंटरफेज द्वारा व्यतीत होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 145 है कि जब केंद्रक की बात आती है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच क्या अंतर है? तो देखिए 145 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है झिल्ली से घिरा नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। देखिए 146 है। 146 है कि दिए गए 146 दिए गए चित्र में निम्नलिखित कौन सा अक्षर गलत अंकित है? तो 146 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी P&R। ठीक है, P और R। तो देखिए एक मानक जो है ईसीजी का सही प्रतिनिधित्व इस प्रक्रम में जो है किया गया है। ईसीजी में प्रत्येक शिखर को टी से टी तक एक अक्षर से
पहचाना जाता है जो हृदय की विशिष्ट विद्युत गतिविधि से मेल खाता है। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथा निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो 147 का होगा बी, यानी लिग्रीन। तो लिग्रीन न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो प्रेरण संवहन के लिए जो है विशिष्टकृत कोशिकाओं को तंत्रिका जो है कोशिकाएं कहते हैं, और न्यूरॉन भ्रूण की जो है एक्टोडर्म से बनती हैं। न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है? तो देखिए 148 का बी ऑप्शन, यानी गोबर बीटल। तो गोबर बीटल जो है हानिकारक जीवों की श्रेणी से संबंधित हैं जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। ठीक है, जुगनू एक ऐसा जीव है जो ना ही भोजन करता है और ना ही पानी पीता है। खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपना मल खाता है। वहीं जानवरों द्वारा मल के सेवन को क्रोप्रोफेजी कहा जाता है। 149 उस जीव को क्या कहा जाता है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है? तो 149 का बी ऑप्शन, यानी कीस्टोन प्रजातियां। कीस्टोन प्रजातियां संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है। कीस्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री द्विलाव, ठीक है, समुद्री द्विलाव, जलशाही और समुद्री शैवाल के साथ स्टेलार जो है समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा दर्शाया जाता है। अफ्रीकी हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। ठीक है, और कोरल जो है एक फाउंडेशनल प्रजातियों का क्या उदाहरण है? अब देखिए 150 है, क्वेश्चन नंबर 150। 150 है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए 150 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए का 3 होगा। ठीक है, ए का 3, यानी एस्बेस्टोस धूल। एस्बेस्टोस धूल जो है ये फेफड़ा से संबंधित है। ठीक है, बी का होगा 1, यानी सीसा मस्तिष्क। ठीक है, तो सीसा का होगा मस्तिष्क। वही देखिए पारा का क्या होगा? तो पारा का होगा उदर। ठीक है, पारा का उदर। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा रक्त जो है धाराएं। क्या होगा? रक्त धाराएं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है का रक्त के हीमोग्लोबिन के प्रति क्या है? अति बंधुत्व होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अति बंधुत्व होता है। ठीक है, अब देखिए तो याद रखना है इसका जो एस्बेस्टोस धूल जो है ये फेफड़ा से है संबंधित है, प्रभावित अंग है। ठीक है, और सीसा से प्रभावित अंग मस्तिष्क है। ठीक है, पारा से जो है प्रभावित अंग है उदर, पारा से उदर। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है? रक्त धाराएं हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है? तो रक्त धाराएं हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।